नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं शाम के 5 बज गए हैं और वापस आ गए हैं हम आपके पास क्या लेकर, आपका शहर, आपका रिपोर्टर लेकर। लेकिन आज सबसे ज्यादा हलचल किस शहर में है आप भी जानते हैं, दिल्ली में है। और लगातार विस्तार न्यूज पल पल के अपडेट आपको पहुंचा रहा है। दिल्ली में आज नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुन लिया गया। पुराने सदन यानी कि संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में, पुराने संसद ये है, 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंपा। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर भी जाकर मिले हैं। और राजनाथ, जो कि पूर्व रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा और उसको अनुमोदित किया एनडीए के तमाम नेताओं ने। तस्वीरें कुछ अलग थीं, नीतीश कुमार पैर छूते नजर आए। और अब तमाम सहयोगियों से हम रुख करेंगे विस्तार न्यूज के, जो हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली में हैं। लेकिन जो मैं बता रहा था वो जरा एक बार फिर समझ लीजिए। राजनाथ ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जेडीएस अध्यक्ष कुमार स्वामी ने समर्थन किया है। और इसके बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समर्थन का ऐलान किया है। मोदी 9 जून को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। खबर है कि मोदी के साथ पूरा मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा और तमाम सहयोगियों के साथ जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ संसदीय दल की बैठक में, क्या कुछ ताजा अपडेट है। हमारी नजर इस पर भी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कौन कौन मंत्री हो सकता है। हालांकि नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को आज फिर प्रमुखता से बोला कि हेडलाइंस पर नहीं जाइए, सुर्खियों पर मत जाइए, ये होगा वैसा होगा। लेकिन विस्तार न्यूज विश्लेषण, तर्क विवेचना के आधार पर लगातार मध्य प्रदेश से कौन मंत्री हो सकता है इसकी भी जानकारी आपको बता रहा है और इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और ये बैठक की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और प्रधानमंत्री ने जबरदस्त भाषण दिया। आज फिर उनके भाषण पर सभी की नजरें टिकी हुई थी और सभी ने देखा, एक एक करके तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, एनडीए के सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो पदाधिकारी थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, सभी यहां पहुंचे थे। और सेंट्रल हॉल की तस्वीरें आप देख सकती हैं और देख सकते हैं आप सेंट्रल हॉल की भी तस्वीरें हैं। ये पूरे सेंट्रल हॉल में आज एनडीए शब्द की गूंज थी, क्योंकि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। 1962 के बाद ऐसा होने वाला है। 62 के बाद जब तीसरे टर्म के लिए लगातार सरकार बनाने जा रहा है कोई एक ही दल और लगातार एक ही पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। तीसरे टर्म पर अगर पूरे प्रधानमंत्री कार्यकाल का निर्वहन करते हैं और 17 साल रिकॉर्ड प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और तमाम हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से अंचल शुक्ला। सीधा उनका रुख करेंगे, फिर दिल्ली का रुख करेंगे। अंचल, तमाम नेता पदाधिकारी दिल्ली पहुंच गए, मंत्री पद को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आप भी लगातार नेताओं के संपर्क में हैं, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, कौन कौन संभावित चेहरे हैं?
देखिए नीतीश, अभी मैं दिल्ली में ही हूं और मेरी लगभग 15 से 20 सांसदों से बात हो चुकी है, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों से बात हो चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात हो चुकी है, सारे लोगों से बात हुई है। लेकिन किसी ने भी मध्य प्रदेश के खाते में कितने मंत्री जाएंगे मोदी मंत्रिमंडल में, ये किसी ने तय नहीं किया है, या यूँ कहें कि हर कोई इससे मैं कुछ कहने से बचता नजर आ रहा है। आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, जब उन्हें एनडीए गठबंधन की संसदीय समिति का सदस्य नेता के तौर पर जब उन्हें चुना गया, तो उन्होंने लास्ट में अपने भाषण में एक चीज़ कही थी कि अभी आपके पास बहुत फ़ोन आएंगे, बहुत आपको बरगलाया जाएगा कि आप मंत्री बन रहे हो, आप नहीं बन रहे हो। तो इन सब चीज़ों पे, इन सब वाहवाहों पे ध्यान नहीं देना है। जब कोई पार्टी का जो अधिकृत आदमी है, जब वो आपको सूचना दे, तभी आप मानिएगा कि आपको मंत्री पद में स्थान मिल रहा है। क्योंकि एनडीए गठबंधन है, सबको संतुष्ट करना है, तमाम सारे जो घटक दल हैं उन्हें भी संतुष्ट करना है, सबकी अपने अपने मांगे हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत ये बात तो जरूर है कि मध्य प्रदेश से पहले भी 4 से 5 मंत्री केंद्र में रहे हैं। लेकिन इस बार क्या स्थिति बनती है? आज तो इस चीज़ के लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते और बीडी शर्मा सहित कोई एक महिला को केंद्र में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। लेकिन ये सब तय होगा जब पूरा बड़े नेता बैठेंगे और उसमें तय करेंगे, सारे घटक दल साथ में बैठेंगे, किसको कितने मंत्री देने हैं, कितने राज्य मंत्री देने हैं। इन सब चीज़ों के लिए अभी समय है। अभी जो चीज़ें तय हैं वो सिर्फ एक चीज़ तय है कि रविवार को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश जी बिल्कुल बिल्कुल अंचल, और सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही कयास हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन विस्तार न्यूज तर्क विश्लेषण तमाम चीजों के आधार पर यह जानकारी दे रहा है, और ये वाजिब भी नाम है। अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या फिर अन्य नाम जो है उनकी बात की जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब एनडीए की सरकार है, ये चेहरे मुफीद समझ में आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इन्हें बनाने से और एनडीए में समन्वय बनेगा और सरकार और इनके अनुभव का लाभ भी ले पाएगी। देखिए नीतीश, एक चीज़ है, आप देखिए मध्य प्रदेश में जो पहले घटा कि लगभग 17-18 वर्षों तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे और फिर उन्हीं के पूरे लीडरशिप में 163 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन जब ताजपोशी की बारी आई तो डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो राजनीति में कई बार गणित और सूत्र और समीकरण होते हैं ना, वो देखने पड़ते हैं कि कहाँ किसको बैठाने से कल क्या सधने वाला है। तो वो सूत्र, गणित और समीकरण जो होते हैं ना, वो ऊपर वाले तय करते हैं कि क्या करना है। जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे भाषण में सारी चीज़ें ब्रीफ करी कि एनडीए जो है तो 22 राज्यों में देश में सेवा कर रहा है। 7 ऐसे राज्य हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, वहाँ पर एनडीए सेवा कर रहा है। 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ईसाई भाई बहन रहते। तो तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें प्लान्ड है ना भारतीय जनता पार्टी में नीतीश। इसलिए कोई भी चीज़ सिर्फ कयास लगाई जा सकती है, लेकिन जब तक उस पर अंतिम मुहर ना लगे तो कुछ भी कहना जल्दबाजी, कुछ भी कहना उचित नहीं है और हम कह भी नहीं रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण आपने दिया अंचल, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अमृत तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से ही सीधा उनका रुख करेंगे। हर जगह चप्पे चप्पे पर राजधानी दिल्ली पर विस्तार न्यूज मौजूद था। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, मुरली मनोहर जोशी के घर, हर जगह विस्तार न्यूज आपको लगातार जानकारी दिखा रहा है। अमृत हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृत, क्या अलग देखा आपने सेंट्रल हॉल की इस बैठक में? नीतीश कुमार आज पैर छूते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अगर इस तस्वीर की बात की जाए, इस तस्वीर की गहराई बहुत कुछ बयां करती है। अगर ये पहली बार है तो ये बहुत बड़ा अंदेशा है और आगामी चुनाव तक की बात भी की गई। क्या कुछ आपके इनपुट्स हैं, क्या कुछ इस संदर्भ में जानकारियां हैं सेंट्रल हॉल की बैठक को लेकर? क्या बोलना है, क्वेश्चन क्या होगा? अमृत, मैं ये कह रहा था सेंट्रल हॉल की बैठक को आप कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार आज पैर छूते नजर आए प्रधानमंत्री के, लेकिन पीएम ने गले लगा लिया। इस तस्वीर के बहुत गहरे मायने हैं। अगर ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये पैर छूने वाला वाकया, तो इसके बहुत लंबा संदेश है। क्या कुछ सेंट्रल हॉल की बैठक से ऑब्जर्वेशन निकल कर आया है अमृत?
जी देखिए, आज की जो बैठक थी सेंट्रल हॉल में वो काफ़ी अहम रही। उसमें कई मायने उसके निकाले जा सकते हैं। जो सबसे पहला मायना है वो ये है कि जो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में जिस तरह से एक गहमा गहमी थी, एक कहा जाए कि वातावरण अस्पष्टता की थी, उसको साफ किया गया। जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह के जेस्चर दिए गए नेताओं की तरफ से, एनडीए घटक दलों की तरफ से, और उसके बाद जो शब्द कहे गए अपने संबोधन में, वो काफ़ी अहमियत रखते हैं। और एक बात की तस्दीक हो गई कि अगले 5 साल जो मोदी 0.30 की सरकार चलने वाली है, वो काफ़ी जो है हद तक कहा जाए वो उसी तरह से स्ट्रांग रहेगी जैसे कि 10 साल पहले देखी गई थी। हाँ, इसमें कुछ जो है कहा जाए कि एक कंसेंसस बनाने वाली बात होगी, एक आम राय बनाने वाली बात होगी। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी ओर इशारा किया। उन्होंने अपने संबोधन में पूरे हर दफ़े उन्होंने सिर्फ एनडीए और एनडीए का ही जिक्र किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी न सिर्फ एनडीए के वर्तमान लीडरशिप बल्कि पहले भी जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो एनडीए के जो घटक दल रहे थे उनकी भी बात की, जो आज मौजूदा दौर में एनडीए के साथ नहीं है, लेकिन उनका भी उन्होंने मान सम्मान रखा और उनको अपने इस एनडीए गुट के आर्किटेक्ट के तौर पर देखा, जिसमें शरद यादव और प्रकाश सिंह बादल की अहम भूमिका को भी उन्होंने स्वीकार किया। तो आज की जो बैठक थी, आज जो एनडीए जो संसदीय दल की बैठक में जो नरेंद्र मोदी का जो है उन्हें लीडर चुना जाना, ये तय हो गया है कि किस तरह से आगे 5 साल जो है मोदी सरकार चलने वाली है। इसमें एक जगह पे देखा भी गया कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आप उसी तरह से फैसले करेंगे जिस तरह से अभी तक करते रहे हैं, और नीतीश कुमार ने कहा कि आपको अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कुछ बातें कही गई हैं। और लिहाजा जो है नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी पूरी की पूरी जो एक एनर्जी है, अपनी नीतीश कुमार का ये भाषण भरे चर्चित है अमृत, लेकिन जब उनसे मीडिया ने पूछा सरकार बन रही है, तब उन्होंने ही कहा था कि हाँ सरकार तो बन रही है। तब उन्होंने ही एक सस्पेंस छोड़ा था। बात करूंगा आपसे अमृत, जुड़े रहिएगा। लेकिन अनमोल भी मेरे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगा। अनमोल, कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं दिल्ली में, आप ये बताइएगा। और तमाम जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उनसे भी आपकी बात हो रही है, क्या कुछ वो आपसे साझा कर रहे हैं? और कुछ मंत्री पद को लेकर जानकारी निकली है, पीएम के उद्बोधन को छोड़ दीजिएगा, उसके इतर क्या जानकारी है, जरा वो बताइएगा दर्शकों को। देखिए, आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया नीतीश, तो मैं देखिए वहीं पर खड़ा हूं जहां पर इस वक्त छत्तीसगढ़ के नेताओं का मजमा लगा हुआ है। मतलब कि छत्तीसगढ़ भवन, जहां पर जितने भी जीते हुए सांसद है भाजपा के, वो इसी छत्तीसगढ़ भवन में। दुर्गेश, एक बार मैं आपको बोलूंगा कि कैमरा घुमाइए और दिखा दीजिए। नीतीश पूछ रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, दिखाइए कि किस तरीके से ये दिल्ली का छत्तीसगढ़ भवन है। और इस भवन में आज जो है 10 सांसद पहुंचे हुए हैं जो भाजपा के जीते हुए हैं। देखिए, एक पोस्टर भी यहाँ लगा हुआ है नीतीश, ये पोस्टर देखिए यहाँ वो तमाम। और इस पोस्टर में जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में किसके संभावित रूप से मंत्री बनने की संभावना है अनमोल? नीतीश, 3 नाम आ रहे हैं सामने। सबसे जो बड़ा नाम निकल कर आ रहा है बृजमोहन अग्रवाल, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता हैं, 8 बार के विधायक हैं, संगठन का एक लंबा अनुभव है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेहरा है। इसके अलावा सांसद संतोष पांडे और दुर्ग से जो सांसद बने हैं विजय बघेल, इन दोनों के नामों पर भी चर्चा है नीतीश। सरोज पांडे आज नजर आई, उतना उनके चेहरे में खुशी नहीं थी। संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, थी, लेकिन उनके मन में एक कसक सी समझ में आ रही थी। कुछ उनसे बात हुई हो और इस एक सीट को गंवाने का क्या अफसोस नजर आ रहा है? तमाम नेता क्या कह रहे हैं जब इस संदर्भ में आपसे बात हुई? देखिए, मेरी कई सांसदों से बातचीत हुई है, चिंतामणि महाराज से बातचीत हुई, महेश कश्यप से बातचीत हुई। सभी का एक ही कहना है कि हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़े और हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का कार्य करने जा रहे हैं अपने क्षेत्र में। आपने सरोज पांडे का जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा कि भाजपा 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन एक सीट कोरबा में चूक गई भाजपा। जी, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब भाजपा जो है आगे की रणनीति बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल जुड़ने के लिए, और अंचल जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर आएंगे जैसे ही कुछ इस संदर्भ में हलचल होगी और लगातार आपको खबरें बताते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा दावा सामने आया है। देश में फिर चुनाव होने की आशंका और एनडीए गठबंधन में दरार होने का इन्होंने दावा किया है।
6 महीने 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं, योगी जी की कुर्सी डोल रही है, भजन लाल शर्मा जी डगमग डगमग कर रहे हैं, सरकार बनी नहीं है, लेकिन जदयू प्रवक्ता अग्निवीर योजना रद्द करने और जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं। इन सभी मुद्दों को आधार बनाते हुए कह रहे हैं भूपेश बघेल की सरकार 6 महीने से लेकर 1 साल में गिर जाएगी। मृगेंद्र पांडे हमारे स्टेट ब्यूरो जुड़ेंगे और लगातार तमाम मामले की जानकारी देंगे, लेकिन ट्वीट देख लीजिए और क्या कुछ कहा है भूपेश बघेल ने, जरा वो सुन लीजिए। और मोदी जी जैसे कैरेक्टर है वो आपको सुनने नहीं कर। अटल बिहारी वाजपेयी को ये सब धन लेके चला है, ये मेरी मुर्गी की एक टांग वाला है, ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। या तो सहयोगी में फंस कर ही या खुदे फंस कर, तो समझ लो आज चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन तैयार रहना है। ये 6 महीना साल भर के भीतर में फिर से मध्यावधि चुनाव होगा। तैयार है, सरकार बने नहीं, झगड़ा शुरू हो गए, अगर गठबंधन में सहयोगी तो झगड़ा हो गया, अगर परिवार में भी झगड़ा शुरू हो गया। वो कहा एक भाग में, वो कहा वो भाग में, ये मोदी साहब ने मुंह नहीं खोल सकते थे और बराबर बैठे देखे नहीं। और मृगेंद्र पांडे हमारे स्टेट ब्यूरो जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़, सीधा उनका रुख करेंगे। मृगेंद्र जी, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूते आज नजर आए, एक अलग ही तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। भूपेश बघेल हार गए हैं और अब उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार गिर जाएगी? कुछ अलग ऐसा इनपुट जो दे रहे हो, कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या मोदी की गारंटी हो या भाजपा हो या एनडीए, इन सबको समर्थन दिया है। भूपेश बघेल अभी ताज़ा चुनाव हारे हैं, हालांकि वो विधायक हैं, लेकिन उन्होंने जिन इनपुट के आधार पर कहा, उनका कहना ये था कि जिन मुद्दों को लेकर, चाहे वो टीडीपी हो या जनता दल यूनाइटेड, उन मुद्दों को लेकर वो अगर भी एनडीए में आगे बढ़ती है तो वो उनके लिए मुश्किल हो सकता है, एनडीए उनकी सारी बातों को नहीं मान सकती है, ऐसा उनका दावा है। हालांकि जिस तरीके से आज का माहौल था, चाहे वो संसद भवन हो या तमाम जगह, एनडीए और टीडीपी, एनडीए में टीडीपी और जेडीयू के नेताओं ने जिस तरीके से रिस्पांस किया भूपेश बघेल के बयान से, उसकी संभावना जो उनका कहना है वो होता नज़र नहीं आ रहा है। ये अगर बात छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र सांसद हैं कांग्रेस के, तो ऐसे में जो इनकी भूपेश बघेल के बयान को इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो अभी ताज़ा हार मिली है उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य में बने रहने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। एक चीज और दिख रही है मृगेंद्र, 6 महीने से 1 साल तक में आगामी निकाय चुनाव है और दूसरा संगठन में भूपेश फिर से वापसी करना चाहते हैं, तो क्या इस बयान को वहां से भी जोड़ा जा सकता है? क्योंकि बड़े चीज ये लिखी गई कि कार्यकर्ता तैयार रहें। देखिए, भूपेश बघेल निसंदेह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अभी बड़े नेताओं में से एक हैं और उनकी कोशिश ये भी रहेगी कि वो प्रदेश अध्यक्ष या कोई बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में उठाएं। निकाय चुनाव तो एक बात है, उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहा है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 3 से 4 सांसद ऐसे हैं जो कम अंतरों से हारे हैं, 50,000, 40,000, और कांकेर में तो महज 1200-1300 में जीत हासिल हुई है। उस लिहाज से भूपेश बघेल का कहना है कि कार्यकर्ता तैयार रहें, अगर लोकसभा चुनाव होता है तो हमें प्रदर्शन अच्छा करना होगा और इस बार जो इंडिया के मुद्दे हैं, इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां बीजेपी विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक हो रही है। चुनाव परिणामों को लेकर विधायकों का सम्मान होगा, जीते और हारे हुए विधानसभाओं की समीक्षा होगी, विधायकों से परफॉर्मेंस रिपोर्ट ली जाएगी। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। मंत्री केदार कश्यप, श्याम बिहारी जायसवाल समेत विधायक भावना बोहरा, राजेश मूणत और तमाम विधायक मंत्री मौजूद हैं। खोमन साहू ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। खोमन, बैठक में क्लास तो नहीं लगने वाली? क्योंकि खबरें ये भी चल रही थी, या फिर इसमें सम्मान ही दिया जाएगा जो एक खबर निकल कर आ रही है?
देखिए क्लास तो लगने ही वाली है। जिन जिन विधानसभाओं में वोटिंग प्रतिशत गिरी है या जिन जिन विधानसभाओं में बीजेपी को नुकसान हुआ है उस विधायकों की क्लास आज लगने वाली है। आज अंदर में बैठक चल रही है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल है, इसके अलावा अन्य जो विधायकगण है, मंत्रीगण है, वो तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन विधायकों को जो है शाबाशी दी जाएगी और जिन विधायकों के क्षेत्र में कम वोट हुआ है उनको कहीं ना कहीं उनकी क्लास लगाई जाएगी। कुल मिलाकर ये अच्छा पहल कह सकते हैं, अच्छा पद्धति कह सकते हैं कि नीतीश जब चुनाव सामने था तब तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं उनको पार्टी कार्यालय बुलाया जाता है, उनको एक लक्ष्य दिया जाता है। लक्ष्य पूरा होने के बाद फिर उन्हीं लोगों को पार्टी कार्यालय बुलाया जाता है, शाबाशी दी जाती है। जिन्होंने कम परफॉर्मेंस किया है उसकी क्लास लगाई जाती है। तो ये अच्छा है और आने वाले दिनों में और इस क्लास पर आप नजर बनाए रखिएगा और बताइएगा क्लास खत्म होने के बाद कि कौन था मॉनिटर, कौन था प्राचार्य और क्या क्या हुआ है। शुक्रिया जुड़ने के लिए। आऊंगा आपके पास फिर ताजा जानकारी के साथ। रायपुर से ही बड़ी खबर है जहां पशु तस्करी की आशंका को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पशु तस्करी की आशंका को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। जान बचाने के लिए 3 युवक महानदी पुल के नीचे कूदे हैं। हैरान कर देने वाली खबर है ये। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरे ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा है, तीसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल है और रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती है। आरंग नेशनल हाईवे महानदी पुल की घटना है। ट्रक नंबर के आधार पर आरंग पुलिस आगे की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यानी कि महतारी वंदन योजना की समीक्षा होगी। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ शिकायतें आ रही हैं, अपात्र महिलाओं को पैसा मिल रहा है, उसका निरीक्षण किया जाएगा। इस मामले पर सियासत भी गरमा गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने महतारी वंदन को लेकर निशाना साधा है और एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि महतारी वंदन योजना घोटाले की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो, साथ ही जांच के बाद गड़बड़ी करने वालों की सूची सार्वजनिक हो और बीजेपी नेताओं की जांच भी हो। चुनाव के 2 महीना आचार संहिता नहीं लगा था, वैसे ही महिलाओं के खाते में 2 बार पैसा गया और आचार संहिता के बाद 2 महीने मतलब 4 किस्त आ गई है। क्या है उस टाइम हड़बड़ी थी, इसलिए बहुत सारी महिलाएं अभी भी छूटी हुई। तो जैसे आचार संहिता खत्म भी हो गए हैं तो जो पात्र महिलाएं हैं उनके खाते में फिर से आएंगे, वो फॉर्म भरेंगे तो उनके खाते में पैसा फिर से आएंगे। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यालय में यानी कि रायपुर के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में अहम बैठक हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और विस्तारक समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा की गई। आज की बैठक में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जिनको जवाबदारी दी गई, क्लस्टर प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, जिले के अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी, सभी को आमंत्रित किया गया था और पार्टी के प्रदेश संगठन की ओर से उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया गया, आभार व्यक्त किया गया है। निकट भविष्य में जहाँ कमी रह गई उसकी भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी, ये तय है। आपको आपके महीने की सैलरी न मिले तो आप कैसे अगले महीने गुजारा करेंगे, है ना बड़ा सवाल। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों को यानी कि कुक्स को पिछले 4 से 5 महीने बीत जाने के बाद भी मानदेय नहीं दिया गया है, वेतन नहीं दिए गई है, जिसके कारण वो लोग आर्थिक रूप से परेशानी का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों से गुहार लगाते हुए सभी रसोइयां जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करने पहुंची और उन्होंने लंबित मानदेय भुगतान करने की मांग की। सप्ताह भर के बाद भी सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे और इसके बाद भी मध्याह्न भोजन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक इनको पैसा नहीं दिया गया, जिससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये काम कैसे करेंगे। रसोइयों को समय रहते उनके मानदेय को भुगतान नहीं किया जाना एक चिंताजनक विषय है और मध्याह्न भोजन के संचालन पर भी असर पड़ सकता है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। दिलीप जायसवाल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और बातचीत करेंगे। दिलीप, इन रसोइयों को 4 से 5 महीने बीत जाने पर मानदेय नहीं दिया गया, कितना दुखद है, इनके घरों का गुजारा कैसे हो रहा होगा? क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ उनका कहना है? जी बिल्कुल, पूरे सरगुजा जिले की लगभग 4 से 5 हजार रसोइया हैं जो स्कूलों में खाना बनाने का काम करती हैं। इनको 4 से 5 महीने से इनको मानदेय नहीं मिला है, वो भी मानदेय 2000 प्रति माह दिया जा रहा है।
उसके बाद भी सरकार 2000 रुपये इनको नहीं दे पा रही है। इनका कहना है कि उनको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनके बच्चों के लिए किताबें, ड्रेस और जूते खरीदते हैं ताकि अब उनके बच्चे पढ़ सके, लेकिन उनको 4 से 5 महीना का समय बीत गया है, अब तक मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में वो जब 15 जून के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो आखिर उनका कहना है कि आखिर जब हमारे जेब में पैसा नहीं रहेगा, हमारे बच्चों के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो हम किस आधार पर फिर जाकर वहाँ पे खाना बना पाएंगे। तो ये आने वाले वक्त में हो सकता है कि अधिकारी इसके लिए पहल करेंगे, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई बजट जारी नहीं हुआ है। जेल के अंदर लगातार संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 6 जेल प्रहरियों को जेल प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है। बात कर रहे हैं संस्कारधानी जबलपुर की। लंबे समय से जबलपुर सेंट्रल जेल के अंदर ये जेल प्रहरी कैदियों की अलग अलग तरीके से मदद कर रहे थे, जिनकी शिकायत जेल प्रशासन को मिल रही थी। इसी के तहत जेल प्रशासन ने पहले जेल प्रहरियों को नोटिस जारी किया और फिर निलंबन की कार्रवाई कर दी। बर्खास्त होने वाले जेल प्रहरियों में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल के 5 और कटनी जेल के 1 प्रहरी शामिल हैं। इनके ऊपर काम में अनुशासनहीनता बरते जाने का आरोप लगा है। काफी समय से कार्रवाई चल रही थी। कुछ प्रहरी जो जिनका आचरण संदिग्ध है, अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके द्वारा प्रतिषिद्ध सामग्री जो शासन द्वारा प्रतिषिद्ध की गई है, नशीली सामग्री, वो जेल में प्रदाय की जाती। उसके बाद भी उनके आचरण में सुधार न होने के कारण 1 प्रहरी कटनी से और 5 प्रहरी जबलपुर सेंट्रल जेल से इनको बर्खास्त किया गया है। जो बड़े लंबे कार्रवाई के बाद इनको बर्खास्त किया गया है। तो 6 जेल प्रहरियों को जेल प्रशासन ने निलंबित कर दिया है और बड़ी कार्रवाई की गई है। जबलपुर की एक खबर है। इन पर तमाम तरीके के आरोप थे। जेल के अंदर तरह तरह का सामान पहुंचाना, अलग अलग वगैरह वगैरह। और उज्जैन में वक्फ बोर्ड की संपत्ति में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पर 7 करोड़ 11 लाख रुपए अवैध रूप से वसूलने का आरोप लगा है। पूरे मामले में कांग्रेस नेता रियाज खान को वक्फ बोर्ड ने 7 करोड़ 11 लाख रुपए की वसूली का नोटिस दिया है और खारा कुआं थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्थित दुकानों से अवैध वसूली का आरोप है इन पर। रियाज खान वर्तमान में उज्जैन शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और पिछले 26 सालों से वक्फ बोर्ड उज्जैन में अध्यक्ष रहे हैं। बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने उज्जैन के प्रबंध कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रियाज खान जी को 7 करोड़ 11 लाख रुपए का रिकवरी हेतु नोटिस दिया है और लगातार वहां पर वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा था। वहां से आने वाली आय को बंदरबाट की जा रही थी और जिन दानदाताओं ने अपनी संपत्तियों को परोपकार के लिए दान किया था, उन संपत्तियों से होने वाली आय परोपकार पर खर्च करें। अगर इस प्रकार से बंदरबाट कहीं और भी हो रही है तो उस पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगा। संतोष कृष्णानी सीधा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ रहे हैं। संतोष जी, 7 करोड़ से ज्यादा का ये घपले का आरोप लगा है। ये कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सियासत के कारण ये हुआ है या फिर क्या कुछ घपला हुआ है? कैसे इस घपले को अंजाम दिया गया है? क्या कुछ है सच्चाई, क्या कुछ है फसाना? बिल्कुल बताना चाहिए, वक्फ बोर्ड का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी पूर्व में भी ऐसे मामले आए कि धोखाधड़ी और जिस प्रकार वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है इसको किराए से दे देना, फिर किराया वसूल करना। ऐसे में जब वक्फ बोर्ड के द्वारा एक जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया तो वहाँ से जबरन ही जो दुकानदार वहाँ संचालित थे, दुकानों से किराया लेते थे। किराए के बाद उन्होंने वहाँ पर वक्फ बोर्ड को जमा तक नहीं किया है। 7 करोड़ 11 लाख के आसपास का ये पूरा मामला है और इसमें तब कई बार जो शिकायत करता है, उन्होंने कई बार वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको भी शिकायत की, लेकिन कोई भी इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार उनको पुलिस की शरण में जाना पड़ा। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया। सबसे पहले तो जो वक्फ बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सनवर पटेल हैं, उनसे वार्तालाप की। वार्तालाप में छानबीन की, जाँच की गई। उसके बाद भी ये मालूम पड़ा कि जो कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष रियाज खान करके उन्होंने 7 करोड़ 11 लाख का गबन किया और उसके ऊपर तत्काल खारा कुआं थाने में मामला
दर्ज कराया गया है। और भी पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अगर इस प्रकार के और भी कई राशियाँ निकलती हैं और यहाँ तक कि उनसे रिकवरी करने की बात भी जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अनवर पटेल उन्होंने कहा कि इनसे पूरी रिकवरी की जाएगी। कोई ऐसे जो गरीब तबका है वो जो दुकान किराए से चलाते हैं या दुकान वहाँ पर ले चुके हैं, तो उनका आखिर ऐसा पैसा क्यों गया और इस रियाज खान ने 7 करोड़ का गबन क्यों किया, इसकी पूरी जांच होगी। और जांच के बाद जिस प्रकार पुलिस भी जांच कर रही है और पुलिस ने मामला दर्ज भी किया है और आने वाले मामले में ऐसे और भी कई अहम खुलासे वक्फ बोर्ड के हो सकते हैं। ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ग्वालियर में बाल संप्रेक्षण गृह से बड़ा मामला सामने आया है। यहां से 5 बाल अपराधी फरार हो गए हैं, जिसके बाद बाल संप्रेक्षण गृह में हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि बाल अपराधी दीवार तोड़कर भागे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही संप्रेक्षण गृह है और इसके बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 5 बाल अपराधी कैसे फरार हो गए, इनके ऊपर कौन कौन से आरोप थे, क्या कुछ था, तमाम चीज़ें हम जानेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और जानते हैं। अनिल, 5 ये जो है बाल अपराधी फरार हो गए हैं और इन अपराधियों पर कौन कौन से आरोप थे, इनके बारे में भी ज़रा बताइएगा। और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे यहाँ का प्रशासन कर बैठा? बिल्कुल, देखिए नितेश, ये शहर के गोविंदपुरी इलाके में सबसे पॉश इलाके में है ये बाल संप्रेक्षण गृह है, जहां से ये दूसरी घटना है 6 महीने में। 6 महीने पहले 7 ऐसे ही बाल अपचारी भागे थे। उसके बाद आज सुबह 5 ये बाल अपचारी हैं वो भाग गए थे और बताया जा रहा है कि अल सुबह ही ये भागकर फरार हो गए थे। जब सुबह केयर टेकर जगा तो उसने चारों तरफ देखा तो बच्चे वहाँ पर बाल जो अपचारी हैं वो मौजूद नहीं थे। उसके बाद उसने प्रशासन को सूचना दी तो हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि टॉयलेट की दीवार को फांदकर ये मौके से फरार हो गए। सबसे खास बात नितेश ये है कि इन 5 में एक ऐसा बाल अपचारी है जो काफ़ी कह सकते हैं कि एक अलग ही तरह की मानसिक स्थिति का है, क्योंकि उसने उसके जो हत्या का आरोप है वह आरोप यह है कि उसने एक व्यक्ति की हत्या की थी अपने पिता के साथ और उसने उस सबके 50 टुकड़े किए थे। मतलब कह सकते हैं कि आप कितना बड़ा जो बाल अपचारी है कितना संदिग्ध है, वो भी इसमें फरार हो गए। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने इन 2 बाल अपचारियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में है, क्योंकि और संदेह के घेरे में अनिल ये चीज भी है कि ये लोग संजीदा भी नहीं है। अगर पिछली घटनाएं हुई तो इसके बाद इन्होंने क्या चाक चौबंद व्यवस्थाएं की, क्या उपचार किए गए कि दोबारा ऐसे चीजें ना हो। तो यानी घटनाएं होती हैं और कहीं ना कहीं इनकी शय है, इस एंगल पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि जब पहली घटना हुई तो उसके बाद सभी को सतर्क होना चाहिए और कुछ ना कुछ इंतजामात करने चाहिए और उसकी ये भी करना चाहिए कि भाई यह घटना हुई कैसे। लेकिन जब घटना हुई उसके बाद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसका कारण यह है, उसका नतीजा यह है कि फिर ऐसी घटना सामने आ जाती है और वह 5 बाल अपचारी भागकर मौके से फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला संदिग्ध है, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर बाल संप्रेक्षण में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी लगातार संदेह के घेरे में है कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। नितेश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है कि इस खबर के बाद एक्शन लिया जाएगा और दोबारा ऐसी चीजें ना हो, इस संदर्भ में कुछ प्रयास किए जाएंगे। इधर मुरैना में दलित सरपंच के साथ मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दबंगों ने दलित सरपंच को पेड़ से बांधकर पीटा है और गांव से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद परिवार सहित सरपंच ने गांव छोड़ दिया है। सोचिए, आजाद भारत देश में इस तरह की घटना सुनकर दिल दहल उठता है। परिवार सहित सरपंच ने गांव छोड़ दिया और आरोपी दबंगों के खिलाफ पोरसा थाने में आवेदन देकर शिकायत की है। लेकिन इस शिकायत का क्या हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए हम अपने सहयोगी से जुड़ेंगे, लेकिन पहले पीड़ितों का दर्द सुन लीजिए, चश्मदीदों का बयान सुन लीजिए। अगले से जिन्हें पुर साहब पहले चौराहे पे मारो साधु सिंह के पे, फिर गांव में आके मारो है और अपने द्वार पे बांध के डाल दावे, फिर सरपंच के घरे आए बात जी कही देखो सरपंच बंद हो भाई गांव में डरो द्वारे। हाँ, मकान खाली कर रहा है, अपने नातेदारी में जा रहा है, वहीं रिश्तेदारी में रहेंगे समझ ध्यान। 2 साल से परेशान कर रहा है सरपंच आई हुई है कि हमें जो सरपंच जो मन मांगते हैं तुम कभी सील सिक्का मांगते हैं
इसलिए मैंने दो फिर मारपीट करी है। मैंने कल ब्लॉक में आए, कल 3 तारीख को घंटे निकले, फिर मारपीट करी, फिर अपने घर ले गए, घरें करी हमारी। सरपंच जी हम यूँ कहा था हमें जो हम खा को देंगे, तो कहा था काम खाली कर जाओ। सरपंच जी हमें बताइए, एक आज़ाद देश में जहां संविधान है और उस संविधान को लेकर पूरा चुनाव हो जाता है, वहां से ये तस्वीर आती है। कितना दुखद है, कितना डरावना है ये। दबंगों ने दलित सरपंच को पेड़ से बांधकर पीटा है। मजाक नहीं है ये, कोई आम घटना नहीं है ये, बल्कि संविधान के ऊपर करारा प्रहार है, चोट करने की कोशिश है। परिवार सहित सरपंच ने गांव तक छोड़ दिया है, ये स्थिति आ गई है। एक घर, जिस घर में, जिस गांव में, जिस जन्मभूमि में व्यक्ति पैदा होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि अपनी अंतिम सांस तक वो वहां रहे, लेकिन इस पीड़ा, इस दबंगई, इस डर से वो गांव के घर तक छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और परिवार सहित सरपंच ने गांव छोड़ भी दिया है, थाने में शिकायत की है, और इस शिकायत के बाद अब तक क्या हुआ है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दलित सरपंच के साथ मारपीट का मामला ये मुरैना से है। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं तब दिल दहल उठता है, लेकिन ऐसी चीज़ों पर विराम कब लगेगा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और अनिल गौर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, सीधा उनका रुख करेंगे। अनिल, शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन इस शिकायत का क्या हुआ, जरा ये बता दीजिएगा। और आज़ादी के 75 साल बाद एक सरपंच को गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, कितना दुखद है, बताइए। बिल्कुल, देखिए नितेश, सही कहा आपने कि आज़ादी के बाद भी शायद ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं बदला है। एक दबंगों की तानाशाही से अगर किसी को गांव छोड़ना पड़े तो एक शर्म की बात है हम सबके लिए। और यही ऐसा ही मामला एक सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से दबंगों ने मारपीट की और इसी वजह से पूरा गांव छोड़कर जा रहा है, या परिवार पुलिस को शिकायत की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। शायद पुलिस को ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से दबंगों की दबंगई से अगर कोई गांव छोड़ता है तो उस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए, और सरकार को भी ये सोचना चाहिए। तो जिस तरीके से हालांकि कभी शिकायत की है इस परिवार ने, लेकिन अभी तक कोई एक्शन इस पर नहीं लिया है। नितेश, उम्मीद है विस्तार न्यूज़ की खबर देखने के बाद प्रशासन जागेगा। सख्त प्रशासक के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने जाते हैं और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया अनिल, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में छात्रों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से परेशानी का हवाला देते हुए कॉलेज के छात्रों के साथ कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी कर दी, धरना प्रदर्शन किया। छात्रों को आरोप है कि कॉलेज में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। कॉलेजों में भारी भरकम फीस देकर पढ़ने वाले छात्रों को भीषण गर्मी में साफ सुथरा और ठंडा पानी तक पीने को नहीं मिल रहा है। छात्र भी देश का हिस्सा हैं और छात्र संगठन के चुनाव की बात भी सामने आई है। इसीलिए इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया है कि आखिर ऐसी समस्याएं क्यों खड़ी हो रही हैं। और ये तालाबंदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, और तमाम जो छात्र हैं उन्होंने मिलकर जो प्रदर्शन किया उन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। और तालाबंदी के बाद प्रशासन, स्कूल प्रबंधन, कॉलेज प्रबंधन एक्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये सब कुछ भी देखना लाजमी है।